Friends, welcome to my channel. This is my first video in this channel. Actually friends, मैं अपनी IVF के ट्रीटमेंट के लिए अदर सिटी आई हुई हूँ और आजकल जो मेरे जो भी स्टेप्स हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, उसमें ये वाला जो टेस्ट मुझे अभी सेंटर ने बोला है, ये बिल्कुल न्यू है मेरे लिए और मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था ज़्यादा। तो इसी के बारे में जो भी मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी रिसेंटली, वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप यहाँ इनवॉइस में देख ही रहे हो कि यहाँ पे पेशेंट आईडी, इनवॉइस नंबर के बाद यहाँ पर डेट लिखी हुई है जो कि है 28/5/2022। यानी कि आज से ठीक 2 दिन पहले मेरा ये टेस्ट हुआ है और टेस्ट जो था वो बेसिकली सर्विक्स डायलिएशन का था, जिसके लिए हॉस्पिटल ने मुझे 15,000 रुपीज़ चार्ज करने के लिए बोला था और टोटली 15,000 ही था। इसमें एनेस्थीसिया भी था और डॉक्टर की फ़ीस भी थी। बेसिकली सर्विक्स डायलेशन का जो टेस्ट था, इसके बारे में मुझे पहले कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं थी और मेरे लिए बिल्कुल न्यू है ये टेस्ट। इससे पहले मैंने कभी भी ये टेस्ट नहीं करवाया है। एक्चुअली इस टेस्ट को करवाने का जो मेन रीज़न था वो मेरा प्रीवियस IVF था, जिसमें जो मेरा ट्रांसफ़र था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होते हैं वो बहुत ही कम समय में बहुत इजीली हो जाते हैं कुछ पेशेंट्स के, बट मेरे केस में बिल्कुल अपोजिट था और मेरे लिए बिल्कुल न्यू सिचुएशन थी। इवन जो मेरे डॉक्टर थी उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से न्यू था, क्योंकि वो भी बहुत होपलेस हो गई थी उस दिन। और इवन 35-40 मिनट्स मुझे लग गए थे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में और कई सारे इंजेक्शन्स भी उन्होंने उसी ड्यूरेशन में मुझे पेन कम करने के लिए लगाए। और रीज़न जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे इतना ही बोला था कि जो रास्ता है तुम्हारे यूट्रस तक का वो बहुत ज़्यादा टाइट है, जिसकी वजह से मे बी ऐसा हुआ होगा। बट इसका भी मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले हिस्ट्रोस्कोपी हुई है मेरी और उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई थी। एक्चुअली इसी वजह से जो है मेरा जो फर्स्ट IVF है शायद वो सक्सेसफुल भी नहीं रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में हो गया था कि शायद वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट भी ना कर पाया हो। और सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई थी कि एक बार को तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कैसे इस कंडीशन में मुझे कंसीव होगा भी या नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन हो गई थी। और जैसे कि अब मैं सेकेंड IVF में हूँ तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट तो मेरा IVF सही रहा नहीं होगा, तो इस वजह से जो है सेकेंड IVF के लिए मैं जा रही हूँ अभी। और इस समय मैंने अपना सेंटर और अपना डॉक्टर दोनों चेंज कर दिए हैं। अपनी सिटी भी मैं इसी वजह से मैंने चेंज कर दी है और अब मैं अदर सिटी और सेंटर में आकर के अभी ये प्रोसेस कर रही हूँ। तो जब मैंने उन्हें ये मेंशन किया था कि मेरा जो IVF का प्रोसेस है वो पहला बहुत ज़्यादा टफ़ रहा था और एग भी वो लोग रिट्रीव नहीं कर पाए और एम्ब्रियो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं वो लोग बना पाए, क्योंकि एक तो मैं PCOS हूँ, जिसकी वजह से मेरे पीरियड्स भी बड़े इरेगुलर रहते हैं और शायद ये भी एक रीज़न रहा, या केस स्टडी अच्छे से नहीं हुई। अब ये तो फिर क्या ही कहा जा सकता है इस चीज़ के लिए, हम हॉस्पिटल को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे अदर ऐसी चीज़ें बता दी मुझे, इससे मुझे खुद ही अपने पे डाउट होने लगा कि मैं IVF के लिए भी मतलब ओके हूँ भी, फिट हूँ या नहीं हूँ। तो इस वजह से मैंने अभी अपना सेंटर चेंज करा है और मैं जिस सेंटर में आई हूँ तो अभी तो इस सेंटर मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। और यहाँ पर जो है जब डॉक्टर को मैंने बताया था कि मेरा ट्रांसफ़र टफ़ रहा था तो उन्होंने मुझे मॉक के लिए बोला था, मॉक AT के लिए बोला था। मॉक AT यानी कि मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मतलब वो लोग इंस्ट्रूमेंट को यूट्रस तक ले जाकर देखते हैं कि रास्ते में कोई दिक्कत है, क्यों पेन हुआ होगा, क्या उसका रीज़न रहा होगा। तो इस वजह से मॉक AT में भी मुझे पेन हो गया था। तो फिर जो मेरी डॉक्टर हैं अभी, उन्होंने मुझे सर्विक्स डायलेशन के लिए बोला था, जो कि मेरा 28 तारीख को होना था। उन्होंने बोला था कि इसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से कोई भी वो नहीं है, आप कभी भी इसे करा सकते हो। उस दिन भी मैं इसे करा सकती थी, बट मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, तो इसीलिए मैंने उस दिन नहीं करवाया। और ठीक आफ्टर 10 डेज़ के बाद फिर मैंने 28 का जो है OT अपने लिए करवाया था। बुक करवाना के लिए उन्होंने बोला था कि पहले आपको OT बुक करना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने मुझे 15,000 का चार्ज बताया था, जिसमें एनेस्थीसिया था, मतलब इसी में एनेस्थीसिया शामिल था, अलग से हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ा था। तो हर सेंटर टू सेंटर ये जो 15,000 का रेट है, मुझे ऐसा लगता है कि वेरी करता होगा। और बेसिकली जब मेरा ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा टफ़ था तो मैंने यूट्यूब वगैरह में भी काफ़ी सर्च किया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न ही नहीं दिया कि क्यों मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इतना टफ़ रहा, पेनफुल रहा और क्या उसके रीज़न रहे होंगे।
तो मैंने जब यूट्यूब वगैरह में भी काफ़ी इसके बारे में सर्च करा तो कोई ख़ास ऐसा वीडियो या कुछ ऐसा किसी का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल भी मिला नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा केस ऐसा बिल्कुल एक ऐसे स्पेसिफ़िक केस है शायद जो मैं इस प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही हूँ। बट जब मैं यहाँ इस सेंटर पे आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में भी वीडियोस और एक्सपीरियंसेस लेडीज़ को शेयर करने चाहिए। तो इसी मोटिव से मैं अपना ये वीडियो बना रही हूँ और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी जो मेरा IVF का ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले उन्होंने मुझे सर्विक्स डायलेशन के लिए बोला था और उन्होंने मुझे बताया कि जब भी मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा तो उस समय जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन होता है यूट्रस तक जाने के लिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो ईज़िली अगर हो जाए और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ना हो और आराम से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाए तो ये बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि सेंटर ने मुझे ये भी बताया कि आप एग भी अच्छे बन जाएँ, एम्ब्रियो अच्छे बन जाएँ, मगर अगर ट्रांसफ़र टफ हो गया तो आपका जो है वो IVF का सक्सेस उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैं सर्विक्स डायलेशन के लिए अभी मैंने करवाया है ये। और 15,000 के चार्ज के अलावा मुझे डॉक्टर की फ़ीस तो देनी नहीं पड़ी थी क्योंकि मैं पहले से उनके टच में थी। और 300-400 के अराउंड उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दी हैं। PCOS और PCOD की प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे पीरियड्स काफ़ी रेगुलर रहते हैं और 3 मंथ का गैप हो जाता है। तो इस वजह से पीरियड को रेगुलर करके IVF को सही समय पर शुरू करने के लिए मेरी मेडिसिन्स अभी चल रही हैं और जैसे ही मेडिसिन्स फिनिश होंगी तो उन्होंने मुझे बोला है कि 2 या 4 दिन में आपको डेट आ जाएगी। फिर उसके बाद डे फर्स्ट से हमारा जो साइकिल और स्कैन है ये सब शुरू हो सकता है। और भी कई सारे टेस्ट उन्होंने मेरे करवाए हैं। अभी मुझे उन्होंने ब्रीफ नहीं करा है तो कुछ रूबेला के टेस्ट को लेकर के भी अभी कन्फ्यूज़न है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। और ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि ताकि सबको इन्फॉर्मेशन इससे मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानें और अवेयरनेस हो। क्योंकि इससे पहले भी मेरे 2 एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ हो चुकी हैं। मैं अपनी दोनों ट्यूब जो हैं वो खो चुकी हूँ और जिसकी वजह से नेचुरल प्रेग्नेंट होना मेरे लिए अब एक दूसरी दुनिया की बात जैसा है। तो IVF ही एकमात्र मेरे लिए ऑप्शन है और इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं सेंटर और डॉक्टर दोनों अच्छे से सेलेक्ट करूं ताकि मेरा प्रोसेस अच्छा रहे। और ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो उसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपने जो मेरे टेस्ट हुए हैं इनफर्टिलिटी पैनल के और मेरे हस्बैंड के अराउंड 13,000 के टेस्ट हुए हैं, उसकी रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।